पर मैंने डेफिनेशन में भी बताया आपको कि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, बी से सी आया, तो यहां जो डिस्टेंस होगा वो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे बच्चा आप बात करो, डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, हमने वेक्टर का लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है मेरे बच्चा। वेक्टर की समझ होनी चाहिए आपको फिजिक्स समझने के लिए। वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप की क्वांटिटी जो होंगी वो आपकी वेक्टर में चली जाएंगी। यहां मैं वेक्टर बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अगर आप वेक्टर देखना चाहते हैं तो आप जाइए 11th का जो कंप्लीट सिलेबस वाला जो सेक्शन है प्लेलिस्ट में, उसमें वेक्टर बताया गया है। आप जाइए वेक्टर को देखिए और फिर आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल महसूस करने वाले हैं वेक्टर में भी। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में ना हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम नहीं होंगे, हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होगा। कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल्स आसानी से बनते चले जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को मेरे बच्चा, कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पाथ पर कौन डिपेंड कर रहा है? पाथ पर कौन डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब ही नहीं है यार। तू कहीं से भी आ, जैसे तू ए से चला, तू कह रहा है मैं यहां गया, वहां गया, यहां गया, वहां गया, पता नहीं कहां कहां, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम के पता नहीं कहां कहां यहां आ गया। ऑब्जेक्ट जो है वो 90 डिग्री शिफ्ट कर गया। 90 डिग्री शिफ्ट कर गया मतलब इस तरीके से ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहा है और वो ए से बी पर गया। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा? तो भाई बिल्कुल बता देंगे यार, थीटा कितना है? 90 डिग्री है अब की बार। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री ए टू बी के लिए, तो मेरे बच्चा जब थीटा 90 है, रेडियन में पाई बाई 2 हो गया। डिस्टेंस हो जाएगा थीटा इंटू आर, दैट इज पाई बाई 2 इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई। तो जब मेरे बच्चा तू डिस्प्लेसमेंट निकालेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इनिशियल पॉइंट था भाई, ये इनिशियल पॉइंट था ना, मैंने आपको क्या बता रखा है? ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, यही तो बता रखा है। इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दे मेरे बच्चा स्ट्रेट लाइन से, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब बात यह है कि ये कैलकुलेट कैसे हो, बात यह है कि ये जो है हमारा कैलकुलेट हो कैसे। आइए इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, शॉर्टेस्ट पाथ है। अब इसके लिए हमने क्या किया, यहां से एक एंगल बाइसेक्ट करो, यहां से ये एंगल बाइसेक्ट करो, बिल्कुल परपेंडिकुलर डालो, बाइसेक्ट कर देगा इसको ये। तो जब ये मेरे बच्चा बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट वाले केस में देखना सही से, मेरे को निकालना है ए बी और ये पॉइंट मेरा जो है ये सी है। फॉर्मूला होता है थीटा इंटू आर, इसमें स्मॉल आर है रेडियस, थीटा को किसमें लेना है? रेडियन में। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर्कुलर मोशन में वो 2r sin थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, हुआ है नहीं हुआ है? डिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, मोशन तो हुआ ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 100% जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 100% जीरो होगा। ये आपको दे रखा है 5। तो सरफेस पर वो ए से अब बी पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। ए पॉइंट कहां है? सरफेस पर है। जैसे मानो कि कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर है बर्थडे हेड का, तो यहां से वो सीधे कहां गया? बी पर। तो यहां से जब सीधे बी पर गया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, ये जो स्लाइंट जो लेंथ होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ये आर है, ये हाइट है, तो जो स्लाइंट जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो इधर, अब अगर हम इसकी बात करें 12 3 6 9, अब मिनट वाली जो हैंड है वो कितना है? वो 10 सेंटीमीटर रेडियस की है। वो कह रहा है 100 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बता दो 100 सेकंड में। अब आप मुझे ये बताइए, जो मिनट वाली आपकी हैंड होती है, मिनट वाली हैंड एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? तो एक राउंड लगाने में मेरे बच्चा मिनट वाला कितना? 60 मिनट में एक राउंड लगेगा। 60 मिनट में वो जो डिस्टेंस चलेगा वो 2 पाई आर चलेगा, हाँ या ना? 60 मिनट में 2 पाई आर चलेगा भाई, पूरा एक राउंड 60 मिनट में। तो मेरे बच्चे एक मिनट में कितना चलेगा वो? 2 पाई आर अपॉन 60, मतलब कितने सेकंड में? 60 सेकंड। हेलो, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। मेरे बच्चों, हम लोग काइनेमैटिक्स कर रहे हैं और काइनेमैटिक्स में चैप्टर नंबर 2 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और पार्ट 2 में आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बहुत सही से क्लास लगाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो मैक्सिमम कंसेप्ट बन सकता है वो सभी कंसेप्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप पेन और कॉपी को लेकर रेडी हो जाइए और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके बीच में कंटिन्यू बने रहें और हमेशा की तरह फिर से वाई नंदू भैया फिजिक्स वाले। बच्चों, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये देखना है कि कंटेंट आपको बेस्ट कहां से मिल रहा है। इट मींस आप टॉपिक के बाद एक एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, एक एक कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, तो जो आपको बैच परचेज करने के बाद मिलता है वो नंदू भैया फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो जल्दी से हम लोग काइनेमैटिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, फटाफट आइए प्लीज।
तो चलिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चा आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो बार बार आपको सुनने को मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बोला जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कवर 2 मीटर इन 4 सेकेंड, कुछ इस तरीके से मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा। क्या मतलब होता है यार पॉइंट का? आपको लग रहा होगा ना बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। यार देखो, कोई भी चीज ना ही छोटी होती है ना ही बड़ी होती है। आप चीजों को समझने की कोशिश करिए जरा। जैसे आपसे मैंने पूछा कि ये बताओ ये छोटा है बड़ा है, अब आपने बोला कि ये तो छोटा है, मैंने बोला यार छोटा ये नहीं है, छोटा तो ये है। आपने बोला ये बड़ा है, मैंने बोला बड़ा ये नहीं है, बड़ा तो यार ये है। अब आप कह रहे हो यार ये तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति आ रही है। मतलब होता क्या है कि जो साइज होता है ये कंपैरिजन में बताया जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये छोटा है या बड़ा है, तो आपने बोला किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो आप? तो देखो जरा, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जा रही है। 100 किलोमीटर मोशन हो रहा है। इस पर जो ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट मेरे बच्चा 1 मीटर का है। मीटर बोल रहा हूं, अगर 100 को मीटर में करूं मैं यहां पर, तो 100 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो मेरे बच्चा ये जो 1 मीटर है, इसके रेस्पेक्ट में 100 इंटू 10⁻³ मीटर के रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटा सा है ना, इतना सा है यार। ये 1 मीटर इसके रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है। तो मैं बोलूंगा इस 1 को पॉइंट, किसके रेस्पेक्ट में मेरे बच्चा? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूंगा मैं। किसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा? इस वाले डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। और आपने बोला कि भैया मैं तो बाइक से जा रहा हूं, मैं तो बाइक से जा रहा हूं और ये जो डिस्टेंस है ना मेरी, ये 400 मीटर की है और मैं बाइक से जा रहा हूं और बाइक का साइज जो है मेरा 2 मीटर है। तो क्या ये पॉइंट होगा? क्या ये पॉइंट? तो भैया देखो, 2 मीटर तो 400 के रेस्पेक्ट में ज्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं है, तो यहां पर आप इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर आप इग्नोर कर सकते हैं। आप देखो 2 मीटर 400 के रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चा, अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई एक ट्रेन है वो मूव कर रही है, कुछ स्टेशन है उनके बीच की डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, और ये ट्रेन मूव कर रही है। ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए भैया, जो मैंने डिस्टेंस ली है ना, ये 1000 किलोमीटर ली है। तो 1000 के रेस्पेक्ट में ट्रेन का साइज तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। किलोमीटर में है ये 1000 किलोमीटर, तो भाई ट्रेन का साइज तो यार कितना हो जाएगा? मान लो चलो 100 मीटर भी अगर कंसीडर कर लेना, तब भी बहुत कम है। तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। हमारा अर्थ कितना बड़ा है? जब वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो सन के चारों तरफ जो डिस्टेंस कवर की जा रही है अर्थ से, भाई मेरे वो अर्थ के अपने साइज के रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अर्थ को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? इट मींस जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका साइज, जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो आप उसे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे मेरे बच्चे। तो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब जब पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जो कि टॉपिक होगा डिस्टेंस। देख मेरे बच्चा, मैं तेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तभी बातें सही से समझ में आने वाली है। अब यहां पर अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो ध्यान से समझना। डिस्टेंस क्या होता है भाई? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से, अब ए से वो ऐसे मूव करते हुए वो बी पर आया भाई वो। तो जितना पाथ लेंथ कवर हो रहा है सबको जोड़ दो। यही क्या होता है? यही डिस्टेंस होता है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। भैया मेरे, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो जितना पाथ लेंथ कवर करेगा उसी को डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट के लिए जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है भाई मेरे, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये मेरा यहां पहुंच गया, ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल।
एक बार तू इनिशियल को देख और एक बार तू फाइनल को देख, और दोनों को सीधे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे, सीधे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये कौन सा पाथ है मेरे बच्चा? ये शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन से छोटा कुछ नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन से छोटा कुछ नहीं होता है। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। और डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी जर्नी में जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो यहां पर मैंने डेफिनेशन में भी बताया आपको कि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, बी से सी आया, तो यहां जो डिस्टेंस होगा वो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे बच्चा आप बात करो, डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, हमने वेक्टर का लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है मेरे बच्चा। वेक्टर की समझ होनी चाहिए आपको फिजिक्स समझने के लिए। वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप की क्वांटिटी जो होंगी वो आपकी वेक्टर में चली जाएंगी। यहां मैं वेक्टर बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अगर आप वेक्टर देखना चाहते हैं तो आप जाइए 11th का जो कंप्लीट सिलेबस वाला जो सेक्शन है प्लेलिस्ट में, उसमें वेक्टर बताया गया है। आप जाइए, वेक्टर को देखिए और फिर आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल महसूस करने वाले हैं वेक्टर में भी। तो भाई मेरे, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है इसका, डायरेक्शन कोई नहीं। डिस्टेंस को आप मीटर में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, किलोमीटर में भी कर सकते हो, फुट में भी कर सकते हो, इंच में भी कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे कर लो यार। डिपेंड करेगा ना डिस्टेंस कितनी मेजर करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया भाई? जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। देखो इधर देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट पर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। तो जैसे हम ए से बी गए और फिर बी से सी आए, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, सीधे आप यहां से चले तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है मेरे बच्चा और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल को सीधे फाइनल से ज्वाइन कर दो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके साथ साथ किस तरफ हुआ डिस्प्लेसमेंट? ए से सी की तरफ हुआ। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ए से सी की तरफ हुआ। इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी देना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी। जैसे मानो कि आप ए से बी की तरफ गए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां है? ए से बी की तरफ है। इसी तरीके से आप ए से बी गए, बी से फिर इधर आए सी और सी से इधर आया आप डी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना मेरे बच्चा वो इस तरीके से ए से डी की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे बच्चा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना पड़ेगा, तब जाकर आप डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर समझ पाएंगे। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना पड़ेगा। आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। सारा खेल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का है भाई। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे आप उतना ही ज्यादा फिजिक्स सीखेंगे। एक बात बताओ यार, समझना जरा। नंबर 1 सिचुएशन, मैंने ए से स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन में मूव करना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूं मैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और बी पहुंच गया मैं। और ये जो डिस्टेंस है ना ए से बी तक ये 20 मीटर है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गया मैं, स्ट्रेट लाइन में। मेरा डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं भाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका 20 मीटर है।
भाई मेरे डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी के लिए, ए से बी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ है ना, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से जो कंक्लूजन निकल रहा है, आपका जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चा वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, लेकिन कब, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, जब मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में हो। मतलब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधे जा रहा है तो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कहीं भी अगर आपने डायरेक्शन रिवर्स किया, कुछ भी किया, थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज किया, भैया डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। कान खोलकर सुन लेना, कहीं पर भी अगर डायरेक्शन चेंज की तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा डिस्टेंस से। जैसे कहने का मतलब मेरा यह है मेरे बच्चा कि अब यहां पर आप ए से बी गए, ए से बी गए और फिर बी से सी इधर चले गए, तो अगर ये आपका 20 मीटर है और ये आपका, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 मीटर है, तो इसमें मेरे बच्चा जो डिस्टेंस आएगा, जो डिस्टेंस आएगा आपका, ये डिस्टेंस आ जाएगा 20 + 5 25 मीटर। बिल्कुल सही है भाई, पाथ लेंथ को जोड़ दो। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, कैसे बताया मैंने, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है भाई यार, बड़ा सिंपल है ना, ये इनिशियल पॉइंट है मेरे बच्चा, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल को फाइनल से जोड़ दे, इनिशियल को फाइनल से जोड़ दे। जब तू इसको ऐसे जोड़ेगा ना मेरे बच्चा, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। और आप हमेशा याद रखना, ये कभी भी 25 नहीं आएगा, ये आ ही नहीं सकता 25, ठीक है, ये हमेशा 25 से कम आएगा। यहां जो ये आएगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये वैल्यू लेस देन आएगी 25 से। कहीं पर भी अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, चाहे आप जाकर सीधे वापस ही आ जाओ, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर स्टेटमेंट रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, या तो वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। मतलब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी हो सकती है या उसके इक्वल। इक्वल कौन सा केस है भैया, इक्वल वो केस है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में ना हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम नहीं होंगे, हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होगा। कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल्स आसानी से बनते चले जाएंगे। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को मेरे बच्चा, कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पाथ पर कौन डिपेंड कर रहा है, पाथ पर कौन डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब ही नहीं है यार। तू कहीं से भी आ, जैसे तू ए से चला, ए से चला, तू कह रहा है मैं यहां गया वहां गया यहां गया वहां गया, पता नहीं कहां कहां, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम के पता नहीं कहां कहां यहां आ गया बी पर। मैंने बोला भाई मुझे इससे क्या मतलब है तू कहां कहां घूम रहा है, मुझे बस ये बता फाइनल कहां है। तुमने बोला यहां पर, मैंने बोला इनिशियल कहां से चला था, यहां से। यार इसको जोड़ देना स्ट्रेट लाइन से, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कहां से घूमकर आया है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप यहीं पे डिस्टेंस बोलते ना कि भाई डिस्टेंस बता दे, तो तू क्या करता इसमें, भाई इन सबको ऐड करने की कोशिश करता, फिर जाकर डिस्टेंस निकालता मेरे बच्चा, फिर जाकर डिस्टेंस निकालता। चीजों को समझने की कोशिश कर। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखने पड़े तो आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये जो स्क्रीन, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। देखो भाई इसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें यही बताया गया है। डिस्टेंस की डेफिनेशन है ये, डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा यार ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, आओ जरा समझाता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। देखिए भैया
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये x है, ये y है, ये माइनस x है, ये माइनस y। कार्टेशियन सिस्टम रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। आपने बोला मैं 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, ये वेक्टर में आप सीखेंगे ओरिजिन से। आपने बोला मैं 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, मैंने बोला किधर भैया, आपने बोला इधर आ गया मैं एक की तरफ 2 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, ठीक है। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे वेक्टर में क्या होता है मेरे बच्चा, ये आई कैप होता है, समझना चीजों को। ये वेक्टर में मैंने पढ़ा रखा है, आप वेक्टर को जाकर पहले देख लीजिए। ये आई कैप होता है, एक जे कैप होता है और एक के कैप, ये सभी यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर। आई कैप जो होता है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को बताता है, जे कैप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को, के कैप पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को। और अगर माइनस लग जाए तो जैसे माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, इसका मतलब यह हुआ कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को बताएगा, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन को, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन को। बट डायरेक्शन का खेल है सारा, ठीक है ना। अभी ये क्या होता है इसमें इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए आपको, आप बस ये देखिए कि ये डायरेक्शन है। तो जब आपने बोला मेरे बच्चे मेरे से कि मैं पॉजिटिव एक्स में 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है भाई, 2i कैप। आपने बोला मैं नेगेटिव एक्स में हो गया इस तरफ, तो मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा अब की बार -2i कैप। ये जो माइनस आ रहा है ना, ये डायरेक्शन को बता रहा है, चीजों को समझने की कोशिश कर भाई मेरे। ये जो नेगेटिव आ रहा है ये डायरेक्शन को बता रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ होगा। इसी तरीके से अगर -j कर दूं, -k कर दूं, तो वो नेगेटिव y नेगेटिव z हो जाएगा। अभी हम 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं इसीलिए i j k ले रहे हैं, जब 2 डायमेंशन पढ़ेंगे तो कंबाइन करेंगे, i को भी लेंगे j को भी लेंगे, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है मेरे बच्चा, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, जीरो कैसे हो सकता है यार, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे मेरे बच्चा तू ए से चला, ए से चला चला चला, इधर चला मैं, इधर चला मैं, मुझे नहीं पता मैं किधर चला, और चला चला और चला और फाइनल ए पर आ गया। इनिशियल कहां था, ए, फाइनल क्या है, ए। भैया अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। जिस बेड से सुबह उठकर आप स्कूल के लिए गए और पूरे दिन इधर उधर घूमे और लास्ट में रात में जाकर आपने गुड नाइट बोल दिया उसी बेड पर, तो भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे बच्चा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस पूरे दिन कवर किए तूने, इधर गया उधर गया, जहां मन करे यार तुम उधर जाओ ना, डिस्टेंस सबको ऐड करो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई, वो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। कितना है डिस्प्लेसमेंट, जीरो है। अभी मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक ज्योमेट्री आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप भाई सर्कल को देखें तो सबको पता है, अब ये मत कहना कि ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही हैं, ये मैं बिल्कुल क्लास को 0 लेवल से लेकर चल रहा हूं। तो भाई जो पता है तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो अपडेट कर ले अपने आप को। जैसे रेडियस r है किसी सर्कल की, तो भाई एक चक्कर लगाने में जो इसका सरकमफ्रेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो कितना हो जाएगा, 2πr, और इसका एरिया कितना होगा, πr²। इसी तरीके से एक स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर की साइड a है, तो अगर मेरे को डायगोनल चाहिए a से लेकर c तक, तो ये डायगोनल हो जाता है a√2, ठीक है। और अगर हमें यहां से लेकर यहां तक चाहिए तो ये a/√2 हो जाएगा, डायगोनल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चा, अगर आपके पास कोई क्यूब है, अगर आपके पास कोई क्यूब है, तो इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा ए से अपोजिट डायगोनल जो होते हैं कॉर्नर, ये कितना हो जाएगा, a√3। कितना होगा भाई डायगोनल, a√3। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सब में जरूरत पड़ेगी इसकी। कितना हो जाएगा मेरे भैया, a√3 हो जाएगा क्या, डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू जो है वो a√3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास भाई मेरे क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में भाई ये वाली साइड a, ये वाली b, तो हाइपोटेनियस लगाओ यार। हाइपोटेनियस कंसेप्ट पाइथागोरस लगेगा जब, तो कितना आएगा, ये जो इसका डायगोनल होगा
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर हेक्सागन है, हेक्सागन की साइड ए है, तो जो डायगोनल होगा वो 2a हो जाएगा। डायगोनल आपका 2a हो जाएगा, डायगोनल आपका 2a हो जाएगा, ध्यान रखना। और सेंटर से डायगोनल की जो डिस्टेंस होगी वो a। ये सब बस इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बीच बीच में कंसेप्ट यूज होंगे, तो वहां फंसना नहीं है, फंसोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स का श्री गणेश करते हैं मेरे बच्चा, और आप इस बात को समझने की कोशिश करना, फिजिक्स में जितने ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे फिजिक्स को उतना ही ज्यादा सीखोगे। अगर आपने न्यूमेरिकल में कंजूसी कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, और जब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे बौद्धिक स्तर को डेवलप करने लगेगा, मतलब हमारे ब्रेन को डेवलप करने, मतलब सोचने की क्षमता हमारी बढ़ने लगेगी। तो अगर आपने न्यूमेरिकल ही नहीं करा और आप न्यूमेरिकल में नहीं फंसे, तो यार नहीं फंसे तो वो सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी? वो तो आपके सामने कभी आई ही नहीं है। हमें डिफिकल्टी कहां होती है? जब कोई सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ जाती है जो हमने पहले कभी नहीं देखी, तो वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपके पास लॉजिक डेवलप करने के लिए कंसेप्ट्स बन जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। देखो भाई, अब इसमें जो एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। देखो, अगर 90 डिग्री पर शिफ्ट हो गए 2D में, एक कंसेप्ट समझ लो, अगर आप 2D में 90 डिग्री पर शिफ्ट हो गए, 90 डिग्री पर टर्न होना है, टर्न कितने पर होना है? 90 डिग्री पर। तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस से आया ये। अगर आप 3D में चलते हैं तो 3D में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 3D में है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या गिवन है? सिंपल क्वेश्चन है, एक भी नहीं कराऊंगा भाई, सिंपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। और जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसका जो कंसेप्ट यूज होगा वो उसके साथ ही करेंगे हम। तो भाई मेरे देख, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। अच्छा भैया डायरेक्शन बता दिया जाए, डायरेक्शन बता दिया जाए। देखो भाई, ये आपका होता है ईस्ट और ये आपका होता है वेस्ट, ठीक है, ये आपका होता है नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। कोई दिक्कत? अगर मुझे कहीं पर वेक्टर लिखने की जरूरत पड़ जाए तो मैं ईस्ट को दिखाऊंगा आई कैप से, वेस्ट को दिखाऊंगा माइनस आई कैप से, नॉर्थ को दिखाऊंगा जे कैप से और साउथ को दिखाऊंगा माइनस जे कैप से। अब इससे अगर ऊपर आ रहा हूं तो ऊपर आ रहा हूं तो के कैप से दिखाऊंगा, और डाउनवर्ड जा रहा हूं तो किससे दिखाऊंगा? माइनस के कैप से, मतलब जेड एक्सिस। अब आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर कहां गया? वो नॉर्थ की तरफ। आइए जरा यहां से अगर हम देखें, चलो कहीं पर भी खड़े हो जाओ, बॉडी जो है ये 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गई, तो 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गई भाई, हमने ओ से स्टार्ट किया और 6 मीटर भेज दिया नॉर्थ की तरफ, ओ से ए पर। अब नॉर्थ पर जाने के बाद क्या हुआ भाई? नॉर्थ पर जाने के बाद क्या हुआ? 8 मीटर ईस्ट और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। 8 मीटर यहां से ईस्ट गई, यहां से मेरे बच्चा 8 मीटर ईस्ट गई, ये 8 मीटर ईस्ट हो गया, 8 मीटर ये ईस्ट की तरफ चला गया, बी पॉइंट पर आ गया। फिर यहां से वो फिर अपवर्ड, मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन 3D में चला गया। 10 मीटर यहां से अपवर्ड गया, 10 मीटर जो है यहां से अपवर्ड गया, अपवर्ड मतलब इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ गया वो। अब तो जब अपवर्ड आया मेरे बच्चे तो ये क्वेश्चन कहां चला गया? 3D में चला गया। आपको बताना है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो भाई मेरे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा? 6 + 8 + 10 कितना हो गया? 8 से 14, 14 10 24, 24 हो जाएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मेरे बच्चा, तो यहां से 10 मीटर अपवर्ड भी गया है, जेड में 10 मीटर है, ध्यान रखना। अपवर्ड जब गया है वो 10 मीटर में, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब यहां एक बात आपको ध्यान देनी है भाई, जरा देखो समझो जरा कंसेप्ट को।
जैसे मैंने कोई भी एक वेक्टर लिख दिया इस तरीके से, ये एक मैंने वेक्टर लिखा, ये जो वेक्टर है ना मेरे बच्चा, ये जो वेक्टर है मैंने ऐसे लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे लिखा मैंने। आप लोग वेक्टर वाले लेक्चर को जाकर देख लो, बहुत जरूरी है वेक्टर का लेक्चर। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड, तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे ना मेरे बच्चे, तो मैग्नीट्यूड हमेशा मॉड में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। इस तरीके से आप ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी ये कैसे करना है आप डायरेक्ट आप समझिए। अगर वेक्टर फॉर्म आपने लिख दिया तो आप इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। मेरे बच्चा मैं बार बार बोल रहा हूं, वेक्टर को जरूर देख लो आप। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या था, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसमें बोला गया था कितने मीटर, 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ। तो अगर मैं वेक्टर बनाता हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाता हूं तो 6 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ को किससे दिखा रहे हैं हम लोग, जे कैप से। फिर 8 मीटर ईस्ट में प्लस 8 आई कैप, फिर 10 मीटर अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा ये 10 के कैप। ये पूरा हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट बना, तो अभी जो हमने किया आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यही तो बताया मैंने भाई। मैंने ये क्या बताया था, ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं चीजों को तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो ये सारी बातें हैं जिसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। आपको वेक्टर लिखना आना चाहिए लेकिन, ठीक है ना। आइए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखो जैसे ये कितना सिंपल है, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ देन 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट देन डिस्प्लेसमेंट इज। वैसे तो चाहें तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया है बिना वेक्टर के, लेकिन मैं कोशिश करूंगा डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आप वेक्टर से ही लगाएं जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आइए जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप लिखेंगे ना 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 जे कैप, 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट 20 आई कैप। चलो भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दो मेरे बच्चा। ये आ जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 400, दैट विल बी अंडर रूट 500। ठीक है मेरे बच्चा, हम इसको सिंपल पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे। पहले वो 10 मीटर नॉर्थ में गया, 10 मीटर नॉर्थ में, फिर यहां से 20 मीटर ईस्ट में गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है आप इसको कोरिलेट कर दो, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं कि कंसेप्ट बन जाए जिससे आप फंसो ना। इसीलिए मैं वेक्टर फॉर्म लिखकर फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। ठीक है भाई, समझ में आ रही होगी बात। इसी तरीके से अगर आप देखें, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ, देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। भैया नेट डिस्प्लेसमेंट देखना जरा इधर, देखो भैया ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, 400 मीटर नॉर्थ तो 400 जे कैप। उसके बाद कह रहा है वो 300 मीटर साउथ। अरे भैया 300 मीटर साउथ मतलब 300 माइनस जे कैप, तो यहां लगा दिया मैंने माइनस। समझना इसको, 300 साउथ में तो साउथ के लिए माइनस जे कैप लगा है जिसकी वजह से हम माइनस आ गया। और इसी तरीके से मेरे बच्चे फिर 1200 मीटर कहां पर, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए के कैप। मेरे बच्चा 400 में से 300 गया तो 100 जे कैप प्लस 1200 के कैप। अब आप मैग्नीट्यूड निकाल दो यार। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। जे का कॉफिशिएंट कितना है भाई, 100 का स्क्वायर प्लस
1200 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मेरे बच्चा अगर हम बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा अगर हम इसमें देखें, देखो इधर सर्कुलर मोशन में कैसे आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, इसके लिए अगर मैं आपको समझाऊं, पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, देखो जरा पहले हम कंसेप्ट समझेंगे सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को पकड़ेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है भाई, किस में है, वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। अब देखो भाई अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में है, समझना जरा। अब ये हो गया आपका, ये एक्स है और ये आपका वाई है। सर्कल ये सेंटर हो गया, सर्कल की रेडियस आर हो गई, सर्कल की रेडियस आर हो गई। अब देखिए अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल देखना, समझना जरा। अगर सिंपल अगर देखें कंप्लीट सर्कल का, तो कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस कवर होगा कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट कंसेप्ट को पकड़ना भाई, सर्कल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बनेगा आपका, डिस्टेंस 2 पाई आर, हाँ या ना, 2 पाई आर हो जाएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बनेगा आपका 0, क्योंकि लौटकर वहीं आ गए। अच्छा अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, समझना जरा, सेमी सर्कल है तब क्या होगा भाई, सेमी सर्कल में अगर हम बात करें तो सेमी सर्कल में देखिए डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना, डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, क्योंकि कैसे आया डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज सेमी सर्कल में कहां से कहां आया, वो यहां से उठकर यहां आ गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस में आपका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब मैं आपको एक जनरल केस बता दे रहा हूं कि यार वो कहीं भी हो, सेमी सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल हो, किसी भी पॉइंट पर हो, आपको अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हम फॉलो करने वाले हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चा कि अगर हमने ये बोला कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट देखो इधर जरा, ऑब्जेक्ट अभी हमारा ए पर था और ए से टर्न करके पहुंच गया वो बी पर, ए से टर्न करके कहां पहुंच गया, वो बी पर पहुंच गया। ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, कितने डिग्री का एंगल टर्न कर गया, वो थीटा डिग्री का एंगल टर्न कर गया। अब आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखिए मेरे बच्चों, डिस्टेंस तो ये जो ए बी आर्क है ये होगा, डिस्टेंस जो है ये जो ए बी आर्क है ये वाली आर्क होगी। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। दोनों की कैलकुलेशन कैसे होगी समझने की कोशिश करो जरा। जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो मेरे को तो आर्क कैलकुलेट करना है यार, तो आर्क कितना हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। ध्यान रखना एंगल आपका रेडियन में होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर। इसमें यह ध्यान रखना है थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए, थीटा आपका रेडियन में। तो ये क्या निकल कर आएगा, ये डिस्टेंस निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा मेरे बच्चा, डिस्टेंस। अगर हम बात करें, देखो जरा इधर डिग्री और रेडियन की, तो होता क्या है, रेडियन में अगर आप एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री हो जाएगा। कोई भी एंगल आपको दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कंप्लीट सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस आया था 2 पाई आर। अब आप एक बात समझिए जरा, कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए अगर आप एंगल की बात करें तो थीटा कितना होता है, 360। जब आप इसे रेडियन में करेंगे ना मेरे बच्चा तो ये 2 पाई रेडियन आएगा, ठीक है। अब देखना जरा डिस्टेंस कितना आएगा यार, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा थीटा आर, और थीटा कितना है 2 पाई, तो 2 पाई आर आ गया, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से सेमी सर्कल में कितना आया था,
सेमी सर्कल में कितना आया था मेरे बच्चा? अगर आप सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल के लिए एंगल कितना बनेगा भाई? सेमी सर्कल के लिए एंगल कितना बनेगा? थीटा की जो वैल्यू होगी वो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा आपका 180, रेडियन में पाई आएगा, तो डिस्टेंस कितना बनेगा? डिस्टेंस जो बनेगा मेरे बच्चे वो थीटा इंटू आर, दैट इज पाई आर। ये बन गया डिस्टेंस। कुछ नहीं रटना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो 90 डिग्री शिफ्ट कर गया। 90 डिग्री शिफ्ट कर गया मतलब इस तरीके से ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहा है और वो ए से बी पर गया। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा? तो भाई बिल्कुल बता देंगे यार, थीटा कितना है? 90 डिग्री है अब की बार। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री ए टू बी के लिए, तो मेरे बच्चा जब थीटा 90 है, रेडियन में पाई बाई 2 हो गया। डिस्टेंस हो जाएगा थीटा इंटू आर, दैट इज पाई बाई 2 इंटू आर। तो इस तरीके से कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो कोई आर्क कवर हो रही है कि वो यहां पर है, यहां पर। मैंने बोला यार ये सी पॉइंट कहां है, तो आपने बोला 60 डिग्री के एंगल पर है। बहुत सिंपल है यार डिस्टेंस निकालना। अगर 60 डिग्री के एंगल पर है, थीटा अगर आपका 60 है, रेडियन में करेंगे तो पाई बाई 3। रेडियन में कैसे करना है अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, आप वहां से फॉर्मूले को यूज करिए मेरे बच्चा और आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई मेरे डिस्टेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा? थीटा इंटू आर। थीटा कितना है? पाई बाई 3 इंटू आर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? पाई आर बाई 3। तो किसी तरीके से पूरे सर्कुलर मोशन में यार ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, हम आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना डिस्टेंस का फॉर्मूला थीटा आर होता है और इसमें थीटा जो होता है मेरे बच्चा वो रेडियन में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी कंसेप्ट को यूज करके अगर मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए पर है और ए से वो बी पर आ गया, ए से वो बी पर आ गया। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। थीटा डिग्री टर्न कर गया, थीटा डिग्री टर्न कर गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई। तो जब मेरे बच्चा तू डिस्प्लेसमेंट निकालेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इनिशियल पॉइंट था भाई, ये इनिशियल पॉइंट था ना, मैंने आपको क्या बता रखा है? ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, यही तो बता रखा है। इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दे मेरे बच्चा स्ट्रेट लाइन से, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब बात यह है कि ये कैलकुलेट कैसे हो, बात यह है कि ये जो है हमारा कैलकुलेट हो कैसे। आइए इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, शॉर्टेस्ट पाथ है। अब इसके लिए हमने क्या किया, यहां से एक एंगल बाइसेक्ट करो, यहां से ये एंगल बाइसेक्ट करो, बिल्कुल परपेंडिकुलर डालो, बाइसेक्ट कर देगा इसको ये। तो जब ये मेरे बच्चा बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट वाले केस में देखना सही से, मेरे को निकालना है ए बी और ये पॉइंट मेरा जो है ये सी है। ये पॉइंट मेरा क्या है मेरे बच्चे? ये पॉइंट मेरा सी है। अब देखिए ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया, ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब मेरे बच्चा अगर हमने देखे तो हमने यहां से ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर डाला है। ये इसकी रेडियस है ऑलरेडी पहले से, ये रेडियस है ये। ठीक है, अब आप देखिए जरा, अगर मैं एसी कैलकुलेट कर लूं, एसी, तो भैया मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लूंगा कितना? ए बी। जो ए बी है, ये ए बी कितना है? ट्वाइस ऑफ ए सी कर लो या ट्वाइस ऑफ बी सी कर लो, ट्वाइस ऑफ बी सी, या तो इसे कैलकुलेट करके इसका ट्वाइस कर दो, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, जितना ये है उतना ही ये है। अगर मैंने बोला भाई मेरे ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट 2x हो गया। अब देखिए जरा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए। अब आप इसमें देखिए जरा, अगर मैं इसमें कैलकुलेट करता हूं, समझने की कोशिश करना, ये आपका थीटा है, तो साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बनेगा? x, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो कितना आ जाएगा ये? r। यहां से कितना आएगा? x इक्वल टू r साइन थीटा बाई 2। x की वैल्यू आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई। तो जब x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ट्वाइस ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये जनरल केस है, किसी भी सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन थीटा बाई 2। पूरा सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ये दो फॉर्मूले अगर आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 100% होना है आसानी से। पर ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट। तो भाई मेरे जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया? 2r साइन थीटा बाई 2। मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो जरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में? 2r साइन थीटा बाई 2 आया, 2r साइन थीटा बाई 2। देखो कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं इसको। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर मोशन है, ये एक सर्कुलर मोशन है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो A से B पर जा रहा है, फिर B से C पर आ रहा है, C से D पर आ रहा है। कहां के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं आप? तो आपने बोला A से C के लिए बता दो, A से C के लिए, A टू C कितने डिग्री का एंगल है मेरे बच्चा? थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, देखो इधर डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब 90 बाई 2, 90 बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा? 45। तो 2r साइन 45, साइन 45 कितना होता है भाई? 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2, यहां पर रूट 2 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया? रूट 2 टाइम, रूट 2 इंटू आर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ए से बी की तरफ। आपने बोला सेमी सर्कल में बता दो कितना आएगा, तो सेमी सर्कल में आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट 2r आएगा। जब ऑब्जेक्ट ए से सी पर आया तो भाई शॉर्टेस्ट लाइन, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, तो ये तो डायमीटर के इक्वल आएगा ना 2r। आओ मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूं इस फॉर्मूले से। सेमी सर्कल में थीटा हो जाएगा 180, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r साइन 180 बाई 2। कितना हो गया? 2r साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो कितना आएगा? 2r। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं पर भी हो ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी हो, मान लो 60 डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर कैसे निकालोगे भाई? 2r साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30 डिग्री। इस तरीके से पूरे सर्कुलर मोशन में कहीं पर भी अगर आपको लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो मेरे बच्चे, तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आइए, मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। A particle moves along a circular path of radius small r. It start from point A point से start करता है, then move anti-clockwise. Find the distance traveled by the particle as it move from A to B. पहला पार्ट है मेरे बच्चे A to B के लिए। A to B आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है भाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो इधर क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू आर। इसमें स्मॉल आर है रेडियस, थीटा को किसमें लेना है? रेडियन में। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर्कुलर मोशन में वो 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं। तो देखो भाई A to B में थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, और रेडियन में पाई बाई 2 हो गया। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा भाई? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 2r साइन 90 का हाफ हो जाएगा 45, सीधे 45 लिख दिया मैंने। 2r इंटू 1 बाई रूट 2, साइन 45 की वैल्यू, यहां से ये रूट 2 टाइम गया और फाइनल आ गया ये कितना? रूट 2 इंटू आर। सेकेंड पार्ट आपको बताना है A टू C। तो जब वो A से चला और C पर आया,
कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ? 180। सेमी सर्कल कवर हुआ भाई, तो 180 कवर हुआ। 180 में आप लोग कैसे करेंगे भाई? 180 जब कवर हुआ ए टू सी में, अभी मैंने बताया था, अगर हम बात करें सेकंड पार्ट, ए टू सी थीटा इज 180, अगर आप रेडियन में लेंगे तो पाई। डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा थीटा आर, थीटा आर मतलब पाई आर। डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा आपका कितना? 2r साइन 180/2 दैट इज 90, ये 2r आ जाएगा। इस तरीके से मेरे बच्चे आप सभी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। जब हम बात करेंगे A2, कहां गया? A2D की बात करेंगे, तो जब वो A से D पर आएगा तो कितने डिग्री का एंगल ट्रेस होगा? A से D वाले में 270। जब वो यहां से चलेगा तो ये एंगल जो बनेगा मेरे बच्चे, ये 270 डिग्री, और रेडियन में 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब ये जो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं कुछ, इसकी मैं प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़कर रखना, और जब भी क्वेश्चंस आए तुरंत उसको क्लिक करने की कोशिश करना, कंसेप्ट अप्लाई करके। देखो भाई, ये सर्कुलर मोशन से है। A particle moves on a circular path of radius small r. It complete one revolution in 40 seconds. Calculate distance and displacement respectively in 2 minutes 20 seconds. 9th क्लास की एनसीईआरटी उठा लो भाई, वहां मिल जाएगा ये क्वेश्चन। 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, और आपने किया भी होगा। मान लो भाई आपके पास कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, और वो किसी सर्कुलर मोशन में है, वो किसी भी सर्कुलर मोशन में आ सकता है, जैसे ये। अब ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, इसकी रेडियस कितनी है भाई? इसकी रेडियस है स्मॉल आर। सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो रेडियस स्मॉल आर। अब ये एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है? एक चक्कर लगाने में ये 40 सेकंड का टाइम ले रहा है। मतलब ये हुआ 40 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस चलेगा भाई? 2πr, पूरा एक चक्कर लग रहा है, 2πr डिस्टेंस चलेगा। अच्छा, आपको कितने में बताना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड में टोटल कितना हो गया? 2 मिनट इक्वल टू 120 सेकेंड, और 20 सेकेंड और ऐड करना है तो टोटल 140 सेकेंड। इट मींस आपको 140 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। मेरे बच्चा बहुत सिंपल है ना, 40 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, 40 सेकंड में एक बार वो रिवॉल्व कर रहा है, 80 सेकंड में 2 टाइम्स करेगा, 120 सेकंड में 3 टाइम करेगा यार, 120 सेकंड में 3 बार कर जाएगा। ठीक है, 3 बार कर जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो गया? 6πr। अच्छा, अभी 20 सेकंड और है, क्योंकि टोटल हमें 140 सेकंड देखना है ना, तो 120 सेकंड में 3 चक्कर, और बाकी का जो 20 सेकंड है उसमें कितना? हाफ चक्कर। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा निकल कर? टोटल डिस्टेंस 7πr। कैसे आया? 120 सेकंड में 6πr, और बाकी का जो 20 सेकंड बचा उसमें πr और चलेगा हाफ, दैट इज 7πr। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया, एक बार घूमकर आ गए, एक चक्कर 40 सेकंड, 2 चक्कर 80 सेकंड, 3 चक्कर 120 सेकंड, अब ये हाफ चक्कर 140 सेकंड। तो भाई चला यहां से था और पहुंचा यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2r ही होगा ना, जो डायामीटर है। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 100% सही हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम भाई 9th क्लास में भी है, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है ना, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ये 3D से है। ये अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, then 3 meter along north direction, and after that he climbs up a pole to a height of 12 meter. Find the distance covered by him and his displacement. तो डिस्टेंस में तो भाई सारा का सारा आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। मतलब
कोई भी एक इंसान है वो कहां चलता है, 4 मीटर तो चलता है ईस्ट की तरफ, 4 मीटर चला वो ईस्ट की तरफ, फिर यहां से 3 मीटर चला वो नॉर्थ की तरफ, 3 मीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ, फिर उसके बाद 3 मीटर चलने के बाद यहां पर एक पोल बना होगा, पोल बाहर की तरफ होगा जैसे वर्टिकल पोल, उस पोल पर चलने लगा वो, तो 3D में क्वेश्चन पहुंच गया। जब भी 3D में क्वेश्चन पहुंचता है तो मैंने आपको बताया हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब तीनों का अंडर रूट में स्क्वायर कर दो भाई। तो 3D में जा रहा है क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 13 आएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस सबको जोड़ दो, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 12 19, तो डिस्टेंस तो आपका 19 है। और अगर देखें तो पहला ही ऑप्शन सही बैठेगा, डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 19 और डिस्प्लेसमेंट 13। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको वो उस बात पर कि 3D में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म देकर भी निकाल सकते थे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो भाई अब देखो जरा, ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है यार, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ए से बी पर गया ऑब्जेक्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट बता दो भैया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर होगा ए से बी की तरफ, डायमीटर के लिए रेडियस 40 दे रखी है, 80 हो जाएगा, आंसर आ गया। 80 मीटर फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि वो ए से बी गया है, बहुत सिंपल। देखो अब इसमें क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, द डिस्प्लेसमेंट। भाई मेरे अगर डिस्टेंस 0 है तो क्या मोशन हुआ है, नहीं हुआ है। डिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, मोशन तो हुआ ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 100% 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 100% 0 होगा, इट मींस मस्ट बी 0 आएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यह जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस 0 होगा, डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो लौटकर वहीं आगे जहां से स्टार्ट किया था तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा भाई, ठीक है ना। अब यहां देखो, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। भाई मेरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो बताना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे यह बताओ, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, हां या ना, 100% हो सकता है, तो ये रेशियो एक तो 1 भी आ सकता है। दूसरा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 भी आएगा, ग्रेटर देन 1, तो या तो ये इक्वल हो सकता है या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन देखें तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 है। लेकिन इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट न्यूमरेटर में होता और डिस्टेंस डिनोमिनेटर में होता तो आंसर होता इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ठीक है ना। तो आपको ये कंसेप्ट अप्लाई कर लेना है, डिस्टेंस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल हो सकता है या वहां से ज्यादा ही होगा, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है इसको समझो, इसमें क्या है, एक हॉल है, मतलब मान लो जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए वो एक कमरा है यार, वो उसके डायमेंशंस क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 उसकी लेंथ है, 10 उसकी ब्रेथ है और 10 ही उसकी हाइट है, एक तरीके से क्यूब बन गया। अब आपने क्या किया, अब फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड अप एट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। भैया जैसे मान लो जिस कमरे में बैठे हो, एक कॉर्नर से कोई भी है उड़ना स्टार्ट करता है, इंसेक्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है भाई वहां से, और वो उड़ना स्टार्ट करता है और दूसरे कॉर्नर पर चला जाता है, तो दूसरे कॉर्नर पर चला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायगोनल होगा यार, डायगोनल होगा ना। तो डायगोनल अगर हम देखें तो ये क्यूब बन रहा है, सभी डायमेंशन सेम है, तो क्यूब का डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है a√3, तो a√3 में 10√3 आ गया आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें, 10√3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन समझो जरा, एक इंसेक्ट है और ये जो इंसेक्ट है ना ये स्टार्ट करता है किसी बर्थडे वाले कॉनिकल टेंट पर, या हैट मान लो आप, जैसे बर्थडे की कैप देखी है ना आप लोगों ने, अब बर्थडे की कैप में इस कोन की तरह होता है वो, और चलना कहां से स्टार्ट कर रहा है वो ए से,
ए कहां पर है? सरफेस पर है। ए कहां पर है भाई मेरे? सरफेस पर है। अब वो सरफेस से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे घूमकर ऐसे घूमकर ऐसे फाइनली बी पर पहुंच जाता है। चलना कहां से शुरू करता है भाई? वो सरफेस से। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, ये जो ए पॉइंट है, ए से चलना स्टार्ट करता है और ए है सरफेस पर मेरे बच्चे। ए जो पॉइंट है ना, ये सरफेस पर है, सरफेस से चलना स्टार्ट करा। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये तो 12 दे रखा है और ये आपको दे रखा है 5। तो सरफेस पर वो ए से अब बी पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। ए पॉइंट कहां है? सरफेस पर है। जैसे मानो कि कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर है बर्थडे हेड का, तो यहां से वो सीधे कहां गया? बी पर। तो यहां से जब सीधे बी पर गया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, ये जो स्लाइंट जो लेंथ होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ये आर है, ये हाइट है, तो जो स्लाइंट जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 13। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा और, तो इसमें मेरे बच्चा, जैसे आप अगर इसे देखें प्लीज, देखो भाई, जैसे अगर ये यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, ए से, ये ए से, और ए सरफेस पर है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ए है ये सरफेस पर है। किसी के दिमाग में ये ना आए कि ये हाइट जो होगी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा। सरफेस से सरफेस चलना है बी पर, तो सरफेस से सरफेस जब बी पर चलोगे तो वो स्लाइंट चलोगे, तिरछा चलोगे ना, तो वो क्या आता है? वो पाइथागोरस लगाकर, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ रखा है, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए भाई, कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं। देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है? ये भी बहुत सिंपल है। इसमें 3 पार्टिकल हैं पी क्यू आर, 3 पार्टिकल हैं पी क्यू और आर। अब पी क्यू आर तीनों जो पार्टिकल हैं भाई, इसमें अगर आप समझने की कोशिश करो, ए से स्टार्ट करते हैं। पी तो जाता है इधर, क्यू जाता है सीधे इधर, और आर जाता है इस वाले ट्रैक को फॉलो करता है। अब इसमें क्या हुआ, आपको क्या बताना? सबकी रेडियस 10 मीटर है। ऑल 3 पार्टिकल मूव अलोंग डिफरेंट पाथ एंड रीच टू द पॉइंट बी। भैया मेरे, यहां से अगर बात करें, क्यू तो ऐसे जाकर बी पर आया, और आर ऐसे आ गया, और पी वाला ऐसे आया। तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल पी एंड आर। अच्छा भाई मेरे, पी की डिस्टेंस क्या है? पी की डिस्टेंस क्या है बताना जरा। पी जो है किस तरफ से मूव करके आ रहा है? ए ऐसे, तो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है? ये कितना होता है भाई? थीटा इंटू आर। डिस्टेंस यही हो जाएगा पी के लिए। तो अगर हम बात करें पी अपॉन आर की डिस्टेंस, तो देखो इधर जरा, थीटा इंटू आर, रेडियस को स्मॉल से लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा थीटा इंटू आर। ठीक है भाई, जस्ट आप समझने की कोशिश करिए। अगर यहां पर हम बात करें, रेडियस तो दोनों की सेम है, तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब थीटा भाई, पी ने कितना एंगल ट्रेस किया है? 3 पाई बाई 2, 270 है टोटल एंगल ये। और आर ने कितना किया है भाई? आर ने पाई बाई 2 किया है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 3/1। सिंपल, यही आपको मैंने कंसेप्ट सिखा रखा है। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो, यार ये 3 क्वार्टर कर रहा है, तो यार ये सीधे सीधे देखो ना, 3 पाई आर बाई 2 होगा, और ये 1 क्वार्टर कर रहा है, तो यार पाई आर बाई 2 होगा, कट गया, 3/1 आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल, हर तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। इसी तरीके से चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो जरा आप, इसमें क्या बोला गया? अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इन 100 सेकेंड। भैया देखो, एक मिनट हैंड है, एक मिनट हैंड है, और मिनट हैंड का अगर हम बात करें, मतलब मिनट वाली जो आपको टाइम बताएगी वो नीडल। देखो इधर, अब अगर हम इसकी बात करें, 12, 3, 6, 9। अब मिनट वाली जो हैंड है वो कितना है? वो 10 सेंटीमीटर रेडियस की है। वो कह रहा है 100 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बता दो, 100 सेकंड में। अब आप मुझे ये बताइए, जो मिनट वाली आपकी हैंड होती है, मिनट वाली हैंड एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? तो एक राउंड लगाने में मेरे बच्चा, मिनट वाला कितना? 60 मिनट में एक राउंड लगेगा। 60 मिनट में वो जो डिस्टेंस चलेगा वो 2 पाई आर चलेगा, हाँ या ना? 60 मिनट में 2 पाई आर चलेगा भाई, पूरा एक राउंड 60 मिनट में। तो मेरे बच्चे 1 मिनट में कितना चलेगा वो?
2 पाई आर अपॉन 60, मतलब कितने सेकंड में? 60 सेकंड में, 60 सेकंड में चला वो 2 पाई आर अपॉन 60। 1 मिनट का मतलब यही होता है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चलेगा वो 2 पाई आर अपॉन 60 इंटू 60। कितना डिस्टेंस चलेगा 1 सेकंड में? मेरे को चाहिए 100 सेकंड में, तो 100 सेकंड में कितना हो जाएगा भाई? 100 सेकंड में 2 पाई आर अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 100। अब आपको 100 सेकंड में चाहिए कि वो कितना डिस्टेंस चलेगा। अब आप देखिए जरा, 00 से 00 गया, अब यहां पर कितना आ रहा है? अगर आप देखें तो 2 पाई आर अपॉन 6 इंटू 6 दैट इज 36। अब देखिए डिस्टेंस आपको दिया हुआ मीटर में और रेडियस दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 36, ये हो जाएगा 10 अपॉन 100 से डिवाइड करके मीटर में कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसको, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 18 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका पाई अपॉन 180 मीटर। इस तरीके से आप इस ऑप्शन को क्लिक करते और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। मतलब इसमें यूनिटरी मेथड लगना था भाई, यूनिटरी। भाई जो मिनट वाली हैंड है ना यार, एक चक्कर जब लगाएगी तो वो 2 पाई आर चलेगी ना, और एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट। 1 घंटे में भाई एक चक्कर लग जाता है पूरा, तो 60 मिनट में 2 पाई आर, 1 मिनट में 2 पाई आर बाई 60, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में 2 पाई आर बाई 60। 1 सेकंड की डिस्टेंस है, 100 सेकंड की आप निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से। रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया होता, आप इसको मीटर में कर सकते थे आसानी से। ठीक है, अब इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे आपके, आप इनको अप्लाई कर सकते थे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने कराए। जब हम स्पीड और वेलोसिटी करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें भी मेरे बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक स्पीड और वेलोसिटी नहीं आ पाएगी। तो कहने का मतलब ये बेसिक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे, तो आपके दिमाग में लॉजिक होना चाहिए और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा स्पीड और वेलोसिटी और उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।